So basically, आपका objective है to make money on both sides of the market. So the stock you are taking a long position, you make money because it should give you a positive return. And the stock where you are taking a short position, you want to make money because it should disappoint on the earnings and the stock should go down. तो सर मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं मैं काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड्स में भी पार्क करता हूँ, तो मुझे क्या रीजंस है कि मैं म्यूचुअल फंड से के साथ साथ यहाँ पे भी पार्क करूँ या फिर वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पार्क करूँ? It can manage the risk of the portfolio better. तो it can increase the net equity of the portfolio when जब valuation सस्ते हैं and it can reduce the net equity exposure जब valuations महंगे हो गए. फेयर वैल्यूएशन इंडियन स्टॉक्स में कभी अचीव नहीं हो पाती क्योंकि इफ पीपल लूज इंटरेस्ट तो वो ऊपर एक प्राइस पे लिंगर अराउंड होते रहते हैं, कभी अपने करेक्ट वैल्यू पे नीचे गिर के नहीं आते. सर इसमें अगर लोगों का पैसा एक्चुअल में काफ़ी आता है तो कंपनियों का वैल्यूएशन एक्चुअल में थोड़ा करेक्ट होगा. SEBI has made the product way more simpler and way more accessible to the investor. और बहुत डर भी जाते हैं लोग जब मार्केट रिटर्न देना छोड़ देता है, वो लोग काफ़ी वो हो जाते हैं कि अब मार्केट में पैसा नहीं डालते, बट ऐसे में वो रिटर्न शायद कंटिन्यूसली बनता रहेगा. टू बिगिन विथ SIF एग्जैक्टली है क्या, ये इंडिया के पूरे रेगुलेटरी सिस्टम में इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में कैसे फिट होता है? या सो अगर आप म्यूचुअल फंड देखते हो एज अ कैटेगरी, द इक्विटी सेगमेंट, द लॉन्ग ओनली इक्विटी एंड द हाइब्रिड सेगमेंट combined is roughly 41 lakh crores Okay. right now, and this segment is designed to play only the bull market. करेक्ट. जो म्यूचुअल फंड इक्विटी के है वो बुल मार्केट के लिए है. करेक्ट. And bull market is 65% of the time you are in the bull market. The remaining is that either there is a sideways market जैसे अभी हम लोग हैं, करेक्ट, or there is a bear market. करेक्ट, right? तो सर SIF का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, और आपने जैसे कहा कि आप बेयर मार्केट में ये पर्टिकुलरली स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज कर पाओगे, तो एग्जैक्टली कैसे कर पाओगे? सो सी एग्जैक्टली SIF में क्या होता है कि आपके पास एक कैश इक्विटी पार्ट है, लाइक एनी लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड वेर यू टेक लॉन्ग पोजिशंस, राइट, एंड देन यू हैव दैट डेरिवेटिव एलिमेंट जिसमें आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यूज करते हो. आइदर यू कैन डू इट फॉर हेजिंग, राइट, विच नॉर्मल एक म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या आर्बिट्राज फंड जैसे यूज करते हैं हेजिंग, तो वो आप वहाँ भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी यूज कर सकते हो. बट उसके ऊपर आप डेरिवेटिव्स, आप अनहेज्ड लॉन्ग या शॉर्ट के लिए भी यूज कर सकते हो. राइट. तो इसके वजह से क्या होता है कि इन अ साइडवेज मार्केट, लाइक आई वाज सेइंग, व्हेन देयर इज नो रिटर्न, राइट, यू कैन यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. कि आपके पास लॉन्ग, फॉर एग्जांपल मारुति है, आपने उसके सामने शॉर्ट कोई दूसरा ऑटो स्टॉक कर दिया, राइट. तो आपका ये नहीं हुआ कि व्हेन द ऑटो सेक्टर फॉल्स, you are losing money because you have exposure to the auto, because you have a short position जो आपको downside में protect कर देता है. So this is what SIF does. So जब हम लोग derivative के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि it is more about speculation. करेक्ट, क्योंकि वो इंडिया में पूरा thought process वैसा ही बन गया around FNOs. Yeah, but speculation comes when you have a lot of leverage involved. नाउ अभी जैसे सेबी ने जो प्रोडक्ट बनाया है, इसमें अगर आप देखोगे तो लेवरेज का एलिमेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट में अभी हम लोग को 100 का ही एक्सपोजर दिया गया है. जैसे एक नॉर्मल लॉन्ग ओनली फंड के पास 100 रुपीज होता है, SIF में भी आपके पास 100 रुपीज ही है. उस 100 रुपीज में आपको कैश का लॉन्ग इक्विटी भी करना है और उसी में आपको डेरिवेटिव भी करना है. मैक्सिमम प्रोपोर्शन कैसे रह सकता है सर? तो इसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन अगर आप देखोगे, इफ यू वांट, अगर आपको इक्विटी टैक्सेशन चाहिए, इक्विटी टैक्सेशन अगर चाहिए तो आप क्या करते हो, आपको 65% ऑफ दैट 100 रुपीज आपको कैश इक्विटी लेना पड़ेगा. राइट. तो अगर आपने 65 to 70 रुपीज आपने कैश इक्विटी लिया, तो रिमेनिंग 30 रुपीज आपके पास है टू डू द 30 मैक्सिमम है कि 30 मैक्सिमम है. ओके, ऑलराइट. उसके ऊपर जाने के लिए आपको फिर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर बोला है, तो आपको ऑप्शंस खरीदने पड़ेंगे. क्योंकि ऑप्शंस खरीदने से क्या होता है कि आपके एक्सपोजर में बस प्रीमियम काउंट होता है. राइट. अगर आप ऑप्शन बेचते हो तो आपका वैल्यू ऑफ द एसेट आ जाता है एक्सपोजर में. सो इफ यू वांट टू टेक अ हायर रिस्क, यू हैव टू बाय ऑप्शंस इन दैट केस. बट यू कैन आल्सो सेल ना, आप इसमें ऑप्शन सेल भी कर सकते हो. यू कैन सेल ऑप्शंस टिल द लेवल योर ग्रॉस एक्सपोजर डजंट क्रॉस 100. तो सर 30 रुपए का पार्ट है, उसमें आप प्रीमियम काउंट कर रहे हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू काउंट कर रहे हो?
तो 30 रुपए में क्या होता है, अगर आप फ्यूचर्स खरीद रहे हो तब तो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है। काउंट हो गया, करेक्ट। अगर आप उसमें ऑप्शंस खरीद रहे हो तो आपका प्रीमियम काउंट हो रहा है। ओके। अगर आप ऑप्शंस बेच रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू काउंट हो रहा ओह नाइस, क्योंकि ऑप्शन सेल करते टाइम आपका लॉस ज्यादा हो सकता है। है, तो यस, आपने पूरा एक बिकॉज देयर इज वैल्यू। एन अनलिमिटेड लॉस, करेक्ट करेक्ट। right? So these गॉट are इट। the kind of three things which you do, and then using these three things you have different strategies around it. करेक्ट। Like जैसे मैंने आपको बोला, एक होता है डायरेक्ट हेजिंग, हम्म। जो आर्बिट्राज फंड्स करेक्ट। या हाँ हाँ। फंड्स, काफ़ी राइट। म्यूचुअल फंड्स करते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट हेजिंग, जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ ऑटो स्टॉक विच इज़ देयर इन द कैश पोर्टफोलियो, आई हैव अनदर ऑटो स्टॉक विच, जो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ यूजिंग डेरिवेटिव्स। फिर आप करते हो पेयर्ड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज करते हो, जैसे दैट इज सिमिलर, करेक्ट। कि आपने फ्यूचर्स में एक ऑटो स्टॉक लॉन्ग किया, फ्यूचर्स में दूसरा ऑटो स्टॉक शॉर्ट शॉर्ट, किया, क्योंकि सेम। एक कंपनी में आप ज्यादा बुलिश थे इसलिए। हाँ, तो राइट। यू ट्राई टू, सो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव है टू टेक मनी, टू मेक मनी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द करेक्ट। मार्केट। सो द स्टॉक यू आर taking a long position, you make money because it should give you a positive करेक्ट। return. And the stock where you are taking a short position, you want to make money because it should disappoint on the earnings and the करेक्ट। stock should go down. तो सर जब आप शॉर्ट पोजीशन बोलते हो, तो ये शॉर्ट पोजीशन इन द केस ऑफ एसआईएफ, क्या आप खाली डेरिवेटिव्स मार्केट में ही ले पा रहे हो, या फिर आप वैसे भी शॉर्ट कर सकते हो स्टॉक को इन दिस केस? आई थिंक हम लोग को बस डेरिवेटिव मार्केट से ही करना है शॉर्ट। ओके। कैश में आप नहीं कर, और यू हैव टू गॉट शॉर्ट इट। सेल एंड ऑल, बट वी विल बी डूइंग डेरिवेटिव्स मेजरली थ्रू द मार्केट, ओके डेरिवेटिव गॉट इट। मार्केट्स। और सर ये एग्जैक्टली ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से अलग क्यों, अलग कैसे है? फॉर एग्जांपल मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, मैं काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड्स में भी पार्क करता हूँ। तो मुझे क्या रीजंस है कि मैं म्यूचुअल फंड से के साथ साथ यहाँ पे भी पार्क करूँ, या फिर वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पार्क करूँ? या सो जैसे ये ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड जो होता है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया कि वो डिज़ाइन ही होता है कि जब बुल मार्केट होगा तो यू मेक मनी, करेक्ट। आप जनरेट कर रहे हो रिटर्न Correct. फॉर द इन्वेस्टर्स। बट SIF काइंड ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स एन ऑल सीजन्स काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, राइट। राइट? तो एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे आपका एक कैटेगरी है एक्स टॉप 100 फंड, राइट? एक्स टॉप 100 फंड का क्या मतलब होता है कि यू हैव एक्सपोजर इन मिड कैप्स एंड स्मॉल Small कैप्स, राइट? Now, what is the traditional way of mid caps and small cap funds which you have? They are plain vanilla mid cap or a plain Correct. vanilla small उसमें cap funds. 40-50 स्टॉक्स होते हैं, वो बढ़ते हैं तो Yeah. फंड बढ़ So जाता है। they make returns when there is a bull Correct. market and there is a good drawdown Correct. when the bear market comes, जैसे हमने Correct. Jan Feb में करेक्ट देखा। करेक्ट। Now, an X top 100 kind of a product or an SIF kind of product, what it can do is it can manage the risk राइट। of the portfolio better. करेक्ट। तो it can increase the net equity of the portfolio when जब valuation सस्ते हैं, सस्ते हैं, एंड देन and it can reduce the net equity exposure जब valuations महंगे हो गए, right? In a traditional mutual fund, how do you adjust for that valuation? Either you increase the cash level Correct, in the got it. portfolio, आप पोर्टफोलियो को डिफेंसिव कर देते हो, करेक्ट। आप लमसम बंद कर देते हो, आप SIP बंद Correct, कर correct. देते हो। दैट इज द वे यू काइंड ऑफ और ट्राई बहुत टू, डर भी जाते हैं लोग जब मार्केट रिटर्न देना छोड़ देता है, वो लोग काफी वो हो या जाते हैं कि अब मार्केट में पैसा नहीं डालते, बट एसआईएफ में वो रिटर्न शायद कंटिन्यूअसली बनता रहेगा। या तो सो व्हाट SIF डज इज दैट इट बिकम्स एन ऑल सीजन्स काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, जहाँ पे इन्वेस्टर कैन कम इन एट एनी टाइम। इन्वेस्टर Okay. कभी भी आ सकता है। द रिस्क इज मैनेज्ड बाय द फंड Got it. मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ द Got it. वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट। करेक्ट। एंड सर काफी हद तक इंडियन मार्केट्स में मुझे भी ऐसे लगता है, हम ऑफ द कैमरा भी ये बात कर रहे थे कि फेयर वैल्यूएशन इंडियन स्टॉक्स में कभी अचीव नहीं हो पाती, क्योंकि इफ पीपल लूज इंटरेस्ट तो वो ऊपर एक प्राइस पे लिंगर अराउंड होते रहते हैं, कभी अपने करेक्ट वैल्यू पे नीचे गिर के नहीं आते। तो क्या ऐसे प्रोडक्ट्स और इसमें अगर लोगों का पैसा एक्चुअल में काफ़ी आता है, तो क्या हम देख पाएंगे कि कंपनियों का वैल्यूएशन एक्चुअल में थोड़ा करेक्ट होगा, फेयर वैल्यूएशन पे ज़्यादा ट्रेड करेंगे वो? Yeah, see, this we have seen in US market, right? US market, if you see till 90s, it was majorly the long only लॉन्ग mutual ओनली, funds. करेक्ट। And उसके बाद आपने देखा होगा कि how did the US market, change it? There Right. are hedge funds, there are structured products, there are passives which have become so big. करेक्ट। This happens when the when the market becomes very liquid, राइट। it has become very developed, it has become very efficient. करेक्ट। एंड इंडियन मार्केट में भी यही हो रहा है। अगर आप देखोगे बाहर से भी इतना FII इन्वेस्टमेंट आता है, Right. DII इन्वॉल्वमेंट इन द मार्केट्स हैज इंक्रीज्ड, राइट। राइट? द प्रपोर्शन दे हैव, तो मार्केट इज बिकमिंग लिक्विड, right? And SIF, what it will do, it will increase that liquidity in the market, it will Right. make it more efficient, like I said, right? So more number of stocks आएंगे FNO में,
राइट, उनका जो स्प्रेड होता है वो कम हो जाएगा Right. between a derivative Right, and the right. stock. And as a result, it will bring much more efficiency in terms of the valuations of the stocks Correct. also. Makes sense. And what about the ticket size, sir? Minimum amount is what I've heard is 10 lakhs. तो एक बार 10 लाख डालने के बाद how do I keep adding? क्या मुझे 10-10 लाख के ही टिकट साइज ऐड करने पड़ेंगे या फिर how does that No, work? so the minimum initial investment is 10 lakhs, and that 10 lakhs को हमेशा मेंटेन रखना है, राइट? उसमें पैसिव ब्रीच हो सकता है, जैसे अगर मार्केट गिर जाता है तो अगर आपका 10 लाख से 9.9 हो गया, सो वो अलाउड है, ओके ठीक ठीक है, है अब बट एक्टिव नहीं हो सकता कि आपने 10 से 11.5 हो गया और आप बोल रहे हो कि मैं 2 लाख निकालना है, ओके तो दैट इज नॉट अलाउड. तो मैं कब निकाल सकता हूँ? आपको अगर निकालना है तो आप 1.5 लाख तक निकाल सकते हो. ओके अच्छा मैं 10 लाख का फेयर हाँ, वैल्यू पे लाके वापस रख सकता हूँ. यस, ओके आप यू हैव टू मेंटेन दैट 10 lakh. राइट And if you want to have less than 10 lakh, then you have to exit. करेक्ट एंटायर Yes, yes. 11.5 lakhs. And then the 10 lakh is the initial investment. उसके बाद आप 10,000 का the SIP कर minimum सकते हो. amount which is ओके there. It could be different for different products. करेक्ट Or SIF, we have I think 10,000. ओके Kind of. सो मैं एसआईपी भी सेट कर सकता हूँ इसमें आफ्टर Yes, इनिशियल ओह yes, दैट इज yes. वंडरफुल. एंड सर बहुत बार हम देखते हैं कि लोग म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि द टैक्सेशन एंगल इज वेरी फ्रेंडली. अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ तो म्यूचुअल फंड कितनी बार भी बेचता खरीदता है टैक्स नहीं लगता है, वो कैपिटल गेन्स कभी म्यूचुअल फंड पे नहीं आता है. हालांकि अगर वही सेम चीज़ मैं अपने अकाउंट में करता हूँ तो हर बार मैंने कुछ बेचा किया तो 20% शॉर्ट टर्म गेन्स लग जाता है. तो क्या एसआईएफ में भी वो बेनिफिट मिलते हैं या फिर दैट बेनिफिट वाज ओनली फॉर म्यूचुअल फंड्स? No, SIF as a category is a part of the mutual fund, राइट right? So this यही सबसे बड़ा advantage है SIF as a category का, that the regulation is same as mutual fund, the taxation is same as mutual fund. That is why अगर आप देखोगे PMS category या AIF long short category, उसमें टैक्सेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, करेक्ट राइट? जैसे पीएमएस में एज यू सेड कि इफ यू डू बाइंग पर्सनली सेलिंग देयर तो इज अ हमेशा टैक्सेशन. राइट एआईएफ लॉन्ग शॉट में देयर इज अ बिजनेस इनकम टैक्स व्हिच ओह कम्स, देन राइट, तो व्हिच इट इज गोस 40%. यस फॉर या हायर एंड इंडिविजुअल्स बिकम या 40% हाँ, राइट. सो अगर आप डेरिवेटिव्स कर रहे हो बिजनेस इनकम तो 40% टैक्सेशन होता है. Whereas SIF में अगर आप where we are using derivatives, there is no taxation. राइट Here it is same as the mutual fund taxation. Correct. So SEBI has made the product way more simpler and way more accessible to the investor. राइट एंड सर टाटा इज आल्सो लॉन्चिंग इट्स हाइब्रिड लॉन्ग शॉट फंड. सो उसके बारे में कुछ बताइए. आई थिंक 1-2 दिन ही बचे हैं उसके लॉन्च में. Yeah. तो उसके बारे में कुछ बताइए. Yeah. So hybrid long short is the first product जो हम लोग launch कर रहे हैं. तो if I explain you the product, the categories of the funds which are there in the mutual fund. So if अगर आप रिस्क और रिटर्न में देखोगे, रिटर्न रिस्क में, तो सबसे नीचे क्या आता है? आर्बिट्राज. आर्बिट्राज आता है करेक्ट. फिर उसके ऊपर आता है आपका इक्विटी सेविंग्स. इक्विटी फिर आपका आता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन Right. फंड्स. फिर देन यू गेट multi दैट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, राइट मल्टी एसेट फंड्स, मल्टी एसेट and then you have the long only diversified Correct. fund, right? What this kind of product or the hybrid long short is, given the hybrid nature of the product, we are positioning it more in the aggressive hybrid and a dynamic asset allocation in that category. ओके गॉट So the risk is similar to a dynamic asset allocation, and the returns is expected to be between that aggressive hybrid and a dynamic asset allocation. ओके Right now, why we have done this is, if you look at this product, अगर आप aggressive hybrid category देखोगे, उसमें minimum debt requirement होता है, राइट that you need to have a 20% debt Debt. requirement. But उसका equity level most of the time static रखते हैं Right. लोग. राइट और अगर डायनामिक एसेट एलोकेशन देखोगे, उसमें मिनिमम डेट रिक्वायरमेंट नहीं है. Right. उसमें आप इक्विटी को मूव करते हो 30 से 70 के 70 बीच में जनरली और- इक्विटी. तो जो डायनामिक एसेट एलोकेशन करता है वो क्या करता है, वो इक्विटी एलोकेशन करता है. Right. और जो एग्रेसिव हाइब्रिड करता है, गिवन कि वहां पे 2 एसेट क्लास है, तो वो एसेट एलोकेशन करता है, राइट राइट? नाउ हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें मिनिमम 25% डेट रिक्वायरमेंट है. ओके So when there is a minimum 25% debt requirement, it comes under asset allocation, Okay. right? So it is like that aggressive hybrid. तो टैक्सेशन विल बी लेकिन इक्विटी ओनली. Yeah.
ओके No, so for this product we have a hybrid taxation. ओके बट इन माय हैंड्स अगर मैं एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे हैंड्स में कैसे टैक्सेशन So होगा? in your hands for the first 2 years it will be income tax slab if you ओके redeem within the first 2 years, ओके गॉट इट and post that it is LTCG. ओके एलटीसीजी So hybrid taxation is post 2 years you have LTCG. ओके गॉट इट व्हाट इज दैट एलटीसीजी रेट? 12.5. 12.5 ओके It is like that इक्विटी equity वाले mutual पार्ट के fund. लिए खाली Yeah. पहले 2 साल के लिए वो Yes. क्लासिफिकेशन So in वैसा a equity taxation आपको 1 year 1 के year का बाद टाइम STCG लगता है, हाँ और वे- 1 year तक STCG और उसके ऊपर Correct. LTCG लगता है. राइट हाइब्रिड में 2 years तक आपको इनकम टैक्स स्लैब है एंड उसके ऊपर आपके पास LTCG है. करेक्ट और सर इसके लिए हमको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है या फिर जैसे म्यूचुअल फंड्स में मैं बिना जैसे डीमैट भी म्यूचुअल कर फंड्स, सकते हो वैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स होता है ओके वैसे. तो अगेन वो रेगुलर डायरेक्ट स्कीम्स या ऑल दोस इट थिंग्स इज ऑल सेम. अवेलेबल और राइट. सर आपको यही टाइम पर्टिकुलरली आपने क्यों चूज किया ये पर्टिकुलर एसआईएफ लॉन्च करने के लिए? क्या आप यहाँ से देख रहे हो कि मार्केट में कंसोलिडेशन है या फिर थोड़ा सा और मार्केट गिरेगा सो दैट आप इसके एडवांटेज ले सको? व्हाई डिड यू चूज लाइक द मंथ ऑफ नवंबर 2025? Yeah. So, the Indian market, obviously, if you see the last 1 year, has been a bit of a sideways करेक्ट market रहा है. क्योंकि FIIs ने बहुत बेचा है. सो इंडिया अगर आप ऐसे फ्रॉम अ टॉप डाउन लेंस देखते हो तो आपको लगता है कि इट्स अ कॉन्ट्रेरियन काइंड ऑफ अ मार्केट, राइट? बिकॉज सब बेच रहे हैं बाहर एंड चाइना इज डूइंग वेल, कोरिया इज डूइंग वेल, US इज डूइंग वेल, ओनली इंडिया इज नॉट डूइंग वेल. राइट बट अगर आप दूसरे वैल्यूएशन के एंगल से देखोगे कि वाई वी आर नॉट डूइंग वेल, तो इंडिया वैल्यूएशंस में आर स्टिल मोर एक्सपेंसिव वर्सेस द अर्निंग्स ग्रोथ राइट versus what you see in China or Korea. US is a different story, right? So India valuations have not corrected. So that Right. is the only thing stopping you to be completely bullish on Bullish Indian Indian markets. equities. So in this kind of market क्या होता है ना कि asset allocation plays a way Very better important role. करेक्ट So as I said, hybrid long short क्या करता है, आपको asset allocation देता है because वहाँ पे debt है Debt है minimum plus. 25% और बाकी 75% में हम लोग equity allocation करते हैं. So this product allows you to move the net equity level from -25 to 75 से आप मूव कर सकते हो. राइट जैसे आप बैफ में 30 to 70 करते हो, इसमें आप -25 से 75 कर सकते हो. So it gives you both the advantages. One is asset allocation, one is equity allocation, राइट which I don't think ऐसा product है अभी long only mutual fund. मेक सेंस एंड सर जैसे डेरिवेटिव्स इसमें यूज हो रहे हैं बहुत सारे लोगों ने अब ये भी नॉलेज शेयर की है पिछले 4-5 साल में कि डेरिवेटिव्स नहीं करना चाहिए. तो एक लोगों के माइंड में ये फिलोसॉफी बन गई है कि डेरिवेटिव्स खराब ही होते हैं, नहीं यूज़ करना चाहिए बिल्कुल भी. तो जैसे ही म्यूचुअल फंड्स यूज़ करने लगते हैं तो आपको लगता है कि वो दिमाग में जो लोगों के बैठा हुआ है डेरिवेटिव्स को लेके वो चेंज होगा एंड दिल स्टार्ट थिंकिंग इट पॉजिटिवली दैट एक प्रोफेशनल पर्सन मैनेज कर रहा है टोटल का एक्सपोजर 100 ही रहेगा देन इट विल नॉट बी दैट रिस्की एज समबडी डूइंग ब्लाइंड एफएनओस. Yeah. तो उसके बारे में आपका क्या थॉट है? See, derivative as a product जो है उसमें leverage है. राइट And anything anywhere where there is a leverage there is a higher risk, करेक्ट right? तो risk तो है. राइट The thing is the objective of the fund manager is to manage that risk better, राइट right? It's so when we see that you taking a traders taking so much derivative positions and Jane Street kind of taking that opposite position and size के वजह से they kind of make money. In this kind of product, you do more of fundamental long and fundamental short. short using derivatives in a very risk managed way. Given that जैसे लोग लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड को पैसे देते हैं क्योंकि फंड मैनेजर को फंडामेंटल्स पता है स्टॉक Right. के. Similarly, here also there is a long only part, so the fundamentals part is there. Similarly, on the short side also, when you use derivatives, you have to use the fundamentals in a way better way. करेक्ट Like you should understand where the earnings of that company are in the cycle, where that sector is in that cycle, right? And if you think that the earnings are going to be in a deterioration होने वाला है तो earnings आप में, वो शॉर्ट वाले की वजह से तो you advantage ले have to सकते हो. take that call using Right. shorts, right? So that is where you do. It is just ऐसा नहीं है कि टेक्निकल्स और चार्ट्स से ही सब कुछ होगा. करेक्ट तो यू हैव टू यूज दैट फंडामेंटल एज वेल एज आपको टेक्निकल्स यूज करने हैं टू take advantage of the derivatives in a much better way. Right. And given that you have only 100 rupees exposure, given SEBI ने leverage allow नहीं किया है, तो it makes the product much more less risky. करेक्ट एंड सर
मैं आपकी वो शीट पढ़ रहा था, उसमें कुछ कुछ एलोकेशन रीट्स, इनविट्स, इन सब में भी डिस्कस हुआ था। तो क्या वो बॉन्ड्स वाला पार्ट ही बनाते हैं या फिर ये अलग से एलोकेशन आप No, कंसिडर करते as per SEBI, I think अभी REITs has been classified as equity, हो? राइट, इक्विटी में कन्वर्ट right? So हो it गए, will be part of द इक्विटी the पोर्शन। equity portfolio. ओके, We have just given that, so that if we find that, REITs or InvITs are trading at a like good discount to the Correct. NAV, then we'll kind of add it in the portfolio, and it will give you a, good, decent kind of a steady return. करेक्ट। एंड सर, म्यूचुअल फंड अगर रीट्स को इक्विटी इक्विटी की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इज इट अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर रीट्स मार्केट इन जनरल, या फिर जैसे रीट्स इंडिया में इतने पॉपुलर अभी तक नहीं हुए हैं, देयर आर ओनली लिमिटेड रीट्स दैट वी हैव वर्सेस यूएस, तो वैसा ही रहेगा? No, no, it will actually kind of increase. If you see the number of REITs kind of coming up, राइट। वो भी काफ़ी बढ़ गया अब, हम्म, right? And classification as equity will obviously increase the interest, राइट, right? Because as I said, आपको एक steady return मिलता है. There is an appreciation angle, there is a dividend angle. डिविडेंड तो it gives you a very steady return. So Correct. whenever आपको लगता है markets expensive हो गए हैं, तो you will automatically आप थोड़ा जाओगे ऐसे products के पास. So these products, will kind of expand in India. करेक्ट। एंड से फॉर एग्जांपल मैं टाटा के एसआईएफ में इन्वेस्ट करता हूँ, तो तीन चीज़ें हैं सर मेरे को क्वेश्चन में। इफ़ आई रिडीम बिफोर स्पेंडिंग 1 ईयर, तो आप क्या आप कोई एग्जिट लोड चार्ज करोगे? वो कैसे मैनेज होता है? और दूसरा कि मैं जब इक्विटी मार्केट्स में लॉन्ग ओनली इन्वेस्ट करता हूँ, तो एक हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पे स्टैंडर्ड बन गया कि 12 से 15% रिटर्न ऑन एन एवरेज आ जाता है इंडेक्स का। तो म्यूचुअल फंड में भी आप मिनिमम उतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। डज दैट चेंज विथ एसआईएफ्स? कैन आई एक्सपेक्ट मोर रिटर्न्स बिकॉज आप लोअर साइड पे भी यूज़ कर सकते हो बाकी प्रोडक्ट्स? सो जैसे मैंने बोला ये हाइब्रिड टैक्सेशन वाला Right. प्रोडक्ट है, तो इसमें जनरली वी एक्सपेक्ट कि इन्वेस्टर्स विल एटलीस्ट कीप द इन्वेस्टमेंट फॉर 2 years, 2 साल के लिए मिनिमम, बिकॉज हाइब्रिड प्रोडक्ट जो होता है इट इज़ नॉट डिजाइन टू बीट अ बुल मार्केट, Right. it is designed to play that entire market cycle, Correct. right? So we expect that the investor to at least have that 2 to 3 year time horizon to invest in this kind of a product. However, if they redeem, obviously there is an exit load which is there of I think 1%, Okay. which is there. But the experience of the investor will be much better if you go through a bull market and then a sideways market and then a bear market, Correct. because this product smoothens your volatility significantly. Correct. आपका volatility will not move like this. Correct. It will move in a much more smooth way. तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन शायद उसके आसपास ही रखूं मैं, So- लेकिन वॉलेटिलिटी स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो जाएगा मेरा। Yes. ऑलराइट। एंड सर, हाउ अग्रेसिवली कैन डेरिवेटिव बी यूज्ड टू जनरेट एक्स्ट्रा अल्फा? अगर क्या आप 30 का 30% कोई पर्टिकुलर स्टॉक सेक्टर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो डेरिवेटिव का कि चलो एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करते हैं? कैन दैट बी द केस? See, using if you run after returns by using derivatives, क्या होता है ना कि there is a accident which is going to happen. करेक्ट। So what happens, I think, how you should derivatives ऐसे यूज करना पड़ेगा जैसे आप गाड़ी चलाते हो, राइट। राइट? तो अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, फॉर एग्जांपल आप बुल मार्केट से बेयर मार्केट में जा रहे हो, राइट? तो यू हैव 5 गियर्स, राइट? ऐसा तो नहीं है कि आप गाड़ी ऑन की और 5th गियर में चले Correct, जाते हो। तो आप फर्स्ट गियर में जब आप प्रोटेक्शन करने ट्राई कर रहे हो इन अ पोर्टफोलियो, तो आप क्या करते हो? आप हेजिंग करते हो, राइट। राइट? सेकेंड स्टेज में आप जाते हो तो आप पेयर्ड लॉन्ग शॉर्ट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यूज करते हो, क्योंकि आपके पास लॉन्ग भी है, शॉर्ट है। करेक्ट। तो मार्केट ऊपर भी जाएगा तो आपका ऐसा नहीं है कि शॉर्ट के लॉन्ग शॉर्ट दोनों है तो आपका लॉस नहीं होगा। करेक्ट। फिर आपको लग रहा है मार्केट और एक्सपेंसिव हो रहा है तो आप इंडेक्स लेवल स्ट्रैटेजी से शॉर्ट कर Correct. सकते हो, कि आपने इंडेक्स के पुट्स खरीद लिए, इंडेक्स के फ्यूचर से शॉर्ट किया टू मैनेज द Right. इक्विटी एलोकेशन। एंड व्हेन यू सी द मार्केट हैज टर्न्ड, then you take that aggressive directional shorts using Right, stocks, so then you right. go to that 5th gear. So that is my point. So you have to change the gear using derivatives at every stage of the market. ऐसा नहीं कि आज मैंने बोल दिया मार्केट एक्सपेंसिव है तो मार्केट कल ही गिर जाएगा। राइट। मार्केट कल नहीं गिरता, मार्केट गिरेगा 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद, वो पता नहीं एग्जैक्ट राइट? when it reaches that Right. bubble, so it is like a pendulum, right? राइट। तो वो जब होगा तो फिर वो पूरा जाएगा ऊपर तक, फिर देन इट विल कम Correct. बैक, इट विल मीन रिवर्ट।
So when it reaches that extreme, then it will work. But by that time, you don't know when it will happen. Right. So you have to be ready with different kind of strategies. And when it breaks, then you use those fifth gear kind of strategy to use that derivative to protect the downside. तो सर इसमें जो गाड़ी चला रहा है दैट इज द फंड मैनेजर, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस केस में. Yes. तो कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स आई कैन से, तो वहाँ पे आपका क्या कहना है? Yeah, so that is why we said that a kind of experience of managing a fund using long short strategies does help, राइट. because actually you have done it practically over a period of time, and you have seen both the bull market and the bear market and the sideways market. Correct. So you know which strategies kind of work during Right. what period of time. And क्या होता है ना कि आपको पता रहता है कि रिस्क कितना लेना है, राइट? क्योंकि यहाँ पे एक तो है कि लेवरेज अलाउ नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली रिस्क इज वेरी कंट्रोल्ड, राइट. right? But generally when you are kind of taking those positions, you understand what is the risk. करेक्ट. You understand कि क्या फंडामेंटल्स है, इसमें मैं कहाँ गलत जा सकता हूँ, राइट. मेरा क्या स्टॉप लॉस होगा, मेरा कब थीसिस ब्रेक हो रहा है, इफ माय थीसिस इज ब्रेकिंग आई शुड कट माय पोजीशंस. सो ऐसे करके यू हैव टू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क करेक्ट. टू रन दैट काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो. एंड सर आपका एक्सपीरियंस ऐसा एआईएफ में भी रह चुका है और अभी आपका एसआईएफ में होने वाला है, तो क्या ऐसे एडेड एडवांटेजेस है एसआईएफ में vis-a-vis the AIFs that you have read from a regulatory point of view, taxation point of view? Yeah. So the first and foremost thing, given that I was managing a AIF long short fund, the taxation was a big pain, correct. for the investor. The taxation क्या होता था, fund level पे होता था, and the derivatives को taxation होता था 40% business income tax. So net जो fund level पे taxation आता था वो around 30% होता था. Right. And but in a SIF kind of a structure, what happens is that it is same as mutual fund. Okay. So AIF में अगर आपको कोई एक स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी +2% रिटर्न चाहिए पोस्ट टैक्स, राइट, वो AIF लॉन्ग शॉर्ट में मेरे को प्री टैक्स करने के लिए वो स्ट्रैटेजी +6% करना पड़ता था टू कम टू स्ट्रैटेजी +2%, राइट. बट यहाँ पे अगर मैं वही स्ट्रैटेजी रन कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट +6, दो आई डोंट हैव द लेवरेज. अच्छा है मेरे पास लेवरेज नहीं है, बट आई कैन डू दैट स्ट्रैटेजी +2%. करेक्ट. एंड सर इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग ऑल्सो, क्या ये बाकी प्रोडक्ट्स जैसे AIFs है, PMS है, उससे इफ आई लिव द टैक्सेशन एंगल असाइड, कॉस्टिंग के पर्सपेक्टिव से क्या ये बहुत सस्ता है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स? इस प्रोडक्ट में एक्सपेंस रेशियो इज सेम एज म्यूचुअल फंड. ओके, वो आधा 1-2% जितना मैक्सिमम. सो एज द सी इट स्टार्ट्स विद 2.25 एंड जैसे ही आपका AUM बढ़ता रहता है तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता रहता है. सो इट इज सेम एज म्यूचुअल फंड. सो एज आई सेड, नो रेगुलेशन, टैक्सेशन, सब कुछ सेम है म्यूचुअल फंड से. सो इट बिकम्स मच मोर सिंपलर फॉर द इन्वेस्टर. ओके. एंड सर लास्टली थोड़ा सा आपका रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या रहेगा, जो कुछ पोजीशंस जो आपकी अनहेज्ड होगी, what will be your risk management strategy there? See, the risk management strategies, as I said, so you have to identify first where you are in the market cycle, right? As I said, a paired long short strategy. A paired long short strategy will not make you significant losses. Correct. Right? Because if you are in the bull, the longs will do well, right, and the short will also maybe move up, but it will just reduce your आपको ओवरऑल रिटर्न कम कर देगा, बट ऐसा नहीं होगा कि आपका लॉस होगा. सिमिलरली शॉर्ट साइड में अगर मार्केट गिरता है तो आपका लॉन्ग विल मेक लॉसेस बट योर शॉर्ट विल मेक मनी. सो यू विल बी हैविंग दोज पेयर्ड लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस, यू विल बी डूइंग दैट कवर्ड कॉल. डायरेक्शनल लॉन्ग्स विल बी, जो लॉन्ग पोजीशंस होते हैं वो आप ज़्यादा बुल मार्केट में करोगे, राइट. जो डायरेक्शनल शॉर्ट, क्योंकि बेयर मार्केट क्या होता है, मार्केट फॉल्स लाइक दिस, इट गोज अप लाइक दिस. तो व्हेन इट फॉल्स, यू एज आई एक्सप्लेन्ड यू कि गाड़ी चलाते समय गियर कैसे चेंज करना है, तो वो गियर अगर आप ठीक से चेंज कर रहे हो ना, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली मैनेज होता है. ठीक है, तो बिकॉज यू नो एट व्हाट लेवल ऑफ द मार्केट यू आर टेकिंग व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन, राइट. सो एज आई सेड, यू एंटर फिफ्थ गियर विच इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट पार्ट व्हेन यू सी दैट द मार्केट्स आर करेक्टिंग, राइट. एंड सर एक पीस ऑफ एडवाइस या फिर एक सलाह हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं एसआईएफ्स को लेके, कि उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, हाउ शुड दे लुक एट द प्रोडक्ट इन होलसम, एंड ऑल्सो पर्टिकुलरली आर टाइटेनियम लॉन्ग शॉर्ट फंड?
या सो ये जो एस आई एफ एज अ प्रोडक्ट है, जो मैंने समझाया कि इट्स बिकम्स एन ऑल सीजन्स प्रोडक्ट, करेक्ट। तो जो इन्वेस्टर होता है ना उसके लिए बहुत सिंपल हो जाता है, राइट। बिकॉज उसको कोई आरएम कोई पुश कर रहा है या कोई पुश कर रहा है तो उसको वैसा नहीं खरीदना है, बिकॉज द हेयर यहाँ पे क्या है कि रिस्क इज मैनेज्ड बाय द फंड मैनेजर। तो इन्वेस्टर कैन कीप ऑन डूइंग एस आई पी एंड ही डजेंट हैव टू थिंक कि मार्केट एक्सपेंसिव हो गया है और मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, करेक्ट। या मार्केट गिर रहा है और मेरा म्यूचुअल फंड में पैसा है और वो गिर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप नेट इक्विटी लेवल मैनेज कर रहे हो टू टेक केयर ऑफ दैट रिस्क ऑन बोथ द अपसाइड एज वेल एज द डाउन साइड। राइट। तो इससे क्या होता है कि उनको दे कैन स्लीप पीसफुली एट नाइट राइट। rather than worry about whether they are a crisis in the Correct. market has come and they are losing money which is invested in the mutual fund. करेक्ट। आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था सर। एक शॉर्ट वे में आपने एस क्या होते हैं, टाटा के जो एस आई एफ है उसके बारे में बता दिया। इनफैक्ट मैंने सोचा था कि मैं एस के ऊपर मैं खुद बहुत इन डिटेल पढ़ूंगा 3 दिन पहले, बट देन आपके साथ होस्टिंग करने का मौका मिल गया तो मैंने सोचा सिर्फ सवाल प्रिपेयर करता हूँ, सारी जानकारी मुझे पॉडकास्ट में मिल जाएगी। सो बहुत Thank ही you. अच्छे से Thanks a lot. मुझे समझ में आ गया एस एज ए प्रोडक्ट के बारे में। एंड आई थिंक इट विल डू अ वेरी गुड जॉब फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन ऑल सीजन एंड नॉट जस्ट बी बुलिश अबाउट द मार्केट्स, बिकॉज हमेशा मार्केट्स कोई भी मार्केट हो बुलिश नहीं रहेगा। Yeah. सो थैंक यू सो मच सर कि आप अपना टाइम निकाल के यहाँ तक आए और हमारे लिए ये शूट किया। Thank you. Thank you. Thanks a lot.